हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। ये देख चुके हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से संबंधित हम लोगों ने और कुछ जानकारियां देख लेते थे, जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिए थे। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। ये जो गॉस थ्योरम है और उसके एप्लीकेशन हैं, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, समझना है चीज़ों को। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़े। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? किसी भी एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, मान लो जाए एक कोई एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स यदि पास होता है, कोई फ्लक्स यदि पास होता है फाई ई, तो इस बंद पृष्ठ से क्लोज बॉडी से, इसी क्लोज बॉडी को गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है। तो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसी को हम लोग वो जो फ्लक्स होता है वो यहाँ उपस्थित, यानी कि बंद जो निकाय है, जो बंद बॉडी है, क्लोज बॉडी है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/म्यू नॉट गुना होता है। तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर जितना चार्ज रहेगा उस चार्ज का 1/म्यू एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या है? यही गॉस थ्योरम है। अभी जो बताया उतना, अगर आपको आपके एग्जाम, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि गॉस थ्योरम क्या है, तो गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी क्लोज बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहता है, किसी क्लोज बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित चार्ज का 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये क्या है? ये जो है गॉस थ्योरम है। अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। पहला हम लोग देखते हैं, पहला, अगर कोई हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का, कोई मान लो जाए एल लेंथ का, सॉरी इनफाइनाइट लेंथ का एक एल लॉन्ग वायर है, ए की चार्ज है। इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं इसका। फर्स्ट वायर के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर, इस पे हम लोगों को इंटेंसिटी पता करना है। तो ये हमने बना दिया है एक इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग वायर। ये हमने बना दिया है एक इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग वायर जो कि चार्ज है। इसमें आपको चार्ज बताना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे और क्या करते हैं, इसमें इसमें हम इससे किसी दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है, और इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो ये है, और ये जो है वो कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट रखा हुआ है जहाँ पे हमको इंटेंसिटी पता करना है। अब क्या होता है कि इसको घेरे हुए ये जो बिंदु है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे, मानेंगे कि मान मान माना बिंदु आर से होते हुए एक आर त्रिज्या वाला सिलेंडर है, बेलन है, ठीक। क्यों क्यों बेलन मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस ही काम करेगा गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम के लिए कंडीशन होता है कि क्लोज बॉडी पर ही काम करता है। तो हमने मान लिया एक स्मॉल एल लेंथ का एक बिंदु पी से गुजरते हुए, बिंदु पी से गुजरते हुए गॉसियन सरफेस है, ठीक। तो ये हमने माना। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मान लेते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कैपिटल एल अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का सीधा सीधा अनंत लंबाई का सीधा चालक तार, चालक तार, यहाँ पे आवेशित रहेगा, अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है, ये आवेशित रहेगा। यहाँ पे हम आवेश बना देते हैं, चार्ज सीधा
आवेशित चार्ज है, चार्ज को भी बताना पड़ेगा, क्यों आवेशित चार्ज है, सॉरी क्यों आवेशित चालक, क्यों आवेशित चालक तार है, ठीक है। इससे किसी बिंदु P पर इससे R दूरी पर बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है, ठीक, और इसको घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्र है, R दूरी पर बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र, या फिर सीधा लिख सकते हैं तीव्रता ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी पता करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, इस बिंदु P को घेरे हुए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P को L लंबाई, स्मॉल l लिखना क्योंकि बड़ा L जो है वो कैपिटल, सॉरी वो जो लॉन्ग वायर को बताए हैं, बिंदु P को घेरे हुए स्मॉल l लंबाई का R त्रिज्या वाला बेलन है, R त्रिज्या वाला, हमको कुछ नहीं करना है, जो जो डायग्राम में है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। R त्रिज्या वाला बेलन है, जो कि गॉसियन पृष्ठ, जो क्लोज बॉडी रहता है उसे ही गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ है। ये इतना हो गया, इतना आपको डायग्राम का डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम यहाँ पे इंटेंसिटी बताते हैं, तीव्रता बताते हैं। अब देखते हैं, अच्छा ये जो गॉसियन पृष्ठ है जहाँ पे हमको ये जो गॉसियन पृष्ठ है बेलन, इस बेलन का 3 भागों में डिवाइड हुआ है, ठीक है, और इससे गुजरने वाले फ्लक्स को बताना है। इस बेलन का 3 भागों में डिवाइड हुआ है, एक भाग है नीचे की ओर, इसको मान लेते हैं कि S1 डायरेक्शन है। ये जो बेलन का एक सर्कुलर पार्ट है उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है S1, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं इसका डायरेक्शन S2 है ऊपर की ओर, और ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है बेलन का जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो S3 है। इस S3 को इसका डायरेक्शन जो है वो राइट साइड S3 P की ओर होगा, की ओर ही रहेगा S3। और यहाँ पे जो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के कारण तीव्रता जो रहेगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, बिंदु P का डायरेक्शन सेम होगा। तो ये इतना है, डायग्राम में इतना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बेलन यानी कि गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बेलन यानी कि गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे बताना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भागों में, ये जो देख रहे हो आप S1 S2 S3, यहाँ पे आपको उसे लिखना है। पहला है S1 पृष्ठ, जिसकी दिशा किधर रहेगा, जिसकी दिशा नीचे की ओर है। S1 पृष्ठ जिसकी दिशा, या शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको लिखना रहेगा वर्ड में, जिसकी दिशा नीचे की ओर होगा, जिसकी
हमेशा किधर होगा, नीचे की ओर होगा। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, S1 सरफेस है, उसका डायरेक्शन नीचे की ओर। उसके बाद देखते हैं सेकेंड, जो पृष्ठ S2 है उसका डायरेक्शन, S2 पृष्ठ उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक। और थर्ड यहीं पे, थर्ड S3 जो सरफेस है उसका डायरेक्शन राइट साइड की ओर रहेगा। S3 पृष्ठ का डायरेक्शन, हम लोगों ने देखे थे कि पृष्ठों का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कोई भी पृष्ठ रहता है यानी कि उसी को हम बोल देते हैं सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र तो जैसे मान लो जाए ये है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको बनाया जा सकता है किसी भी वेक्टर सरफेस। इसका डायरेक्शन अगर किसी पर्टिकुलर की ओर हम लोगों ने दे दिए तो वो बन जाता है सदिश क्षेत्र बन जाता है। तो इसको भी हमको याद रखना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो S1 S2 S3 है उसका भी डायरेक्शन होगा, यानी कि वो भी क्षेत्र सदिश होगा। और अब हम देखते हैं कुल फ्लक्स, ये जो रहेगा, ये जो छोटा छोटा पृष्ठ बना है बिंदु P, ऐसे ऐसे कर करके पूरा यहाँ पे इस बेलन को कवर करेगा। ये जो गॉसियन सरफेस है उसको कवर करेगा। तो हम लोग निकालेंगे कि संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, या बोल सकते हैं कि संपूर्ण फ्लक्स, है ना, पृष्ठों से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स यहाँ पे निकाला जाएगा। तो लिखते हैं संपूर्ण फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से संपूर्ण फ्लक्स, ये जो बेलन है उससे गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई समाकलन डी, सॉरी, ये पूरा ले लेंगे सरफेस, ये पूरा सरफेस, ये सरफेस तीन भाग में बटा है, S1 S2 S3 तीन भाग में बटा है। तो फिलहाल हम ले रहे हैं पूरा सरफेस, पूरा सरफेस ले रहे हैं। उसके बाद इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा ई, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। यहाँ पे ds लिए हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने पहले एक छोटा सा क्षेत्र ले रहे हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये छोटा छोटा क्षेत्रफल करके पूरा बन जाएगा। पूरा वो जो गॉसियन पृष्ठ है उसको कवर कर लेगा ये इंटीग्रेशन जो है। तो ये तीन भागों में बटेगा। पहला भाग हो जाएगा S1 ds। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दे रहते हैं, पहले तो हम इसको एंगल पे डिवाइड करेंगे। ये वेक्टर जब हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा। थोड़ा आप इसको ध्यान से समझना है हमको। अब ये तीन पार्ट्स में बटेंगे, तीन पार्ट्स में बटेगा कैसे, ये S1 सरफेस और ये DS। अब ध्यान दीजिएगा, S1 यहाँ पे जो थीटा है वो बताता है सरफेस, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे देख सकते हो। वेक्टर ई का डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो यहाँ पे जो थीटा है वो ई और DS के मध्य एंगल को बताता है। तो हम देखेंगे S1 के लिए देख रहे हैं, S1 का डायरेक्शन नीचे की ओर है और ई का डायरेक्शन राइट साइड है। तो दोनों के मध्य कितने का एंगल बन रहा है भाई, दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो गया और ये हो जाएगा DS1 हो गया, ठीक है। तो ई और DS के मध्य पहले वाले भाग में S1 पे जब देखोगे, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पृष्ठ S1 पृष्ठ के लिए, तो S1 पृष्ठ का डायरेक्शन नीचे की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सीधा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य एंगल कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। तो ये पहला सरफेस S1 के लिए हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सरफेस S2 के लिए, इंटीग्रेशन S2 EDS, यहाँ पे कितना बनेगा, हमने ये S2 ऊपर की ओर है तो भाई E इधर के है राइट साइड की ओर, और ये S2 ऊपर की ओर है सीधा, तो इसके मध्य भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब उसके बाद देखते हैं S3 डायरेक्शन, S3 यानी कि S3 कौन है, वक्र भाग है। ये S3 वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस है। तो देखो इस कर्व्ड सरफेस का डायरेक्शन इधर है यानी S3, और उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, इंटेंसिटी जा रहा है। तो दोनों के सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो पैरेलल जब रहता है चीज़ें यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा S3 ED, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये S1 है, S2 है, ये EDS3, ये हो जाएगा, दोनों के मध्य एंगल बना है 0 डिग्री का।
बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू गॉसियन सरफेस। तो ये 90 है, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, तो यानी कि पूरा 0 हो जाएगा ये वाला भाग। उसी प्रकार से यहाँ पे भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 मतलब पूरा 0। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला भाग जो है कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन S3 और E डी कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो गया, तो इसी कारण यहाँ पे इतना आया। अब हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई को हम कांस्टेंट ले लेंगे और डी एस जो है वो उसका इंटीग्रेशन होगा, तो डी एस थ्री लिख सकते हो यहाँ पे। अब डी एस जो है वो क्या है, इसका कर्व पार्ट है। किसका कर्व पार्ट है, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का कर्व पार्ट है ये। देखो, तो हम जानते हैं, पहले आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े होंगे, किसी सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होता है, तो हमने माने हैं यहाँ पे त्रिज्या r और लंबाई लिए हैं l। तो ये कर्व्ड पार्ट का कितना होता है, 2πr/h। ये होता है क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी बेलन का, है ना। कर्व एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर ये होता है। ये हो जाएगा E, और इस वाले का हो जाएगा कितना भाई, पूरा छोटा छोटा ऐसे कर करके पूरा सिलेंडर को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr और h की जगह में क्या लिए हैं, l, तो ये हो जाएगा l। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना आ जाएगा, E2πrl। ये इतना समझ में आया होगा, अभी पूरा आया नहीं है। ठीक है, अभी पूरा नहीं आया है। इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक, तो गॉस प्रमेय से तो गॉस प्रमेय क्या बोलता है, गॉस प्रमेय बोलता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ले लेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो देखिए दोनों को। तो समीकरण 1 में क्या है, फाई ई बराबर ई इंटू 2πr/l, और इधर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू 2πr/l बराबर में हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना हो जाएगा। अब क्या था, हमारे पास टॉपिक ही था कि किसी लॉन्ग वायर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, वहाँ पे इंटेंसिटी पता करना है। तो देखो, इंटेंसिटी पता करना है यानी ई पता करना है, तो ये सब इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 2πr/l इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, एक लॉन्ग वायर है। एक लॉन्ग वायर पे पूरा फैला हुआ है क्या, चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे हमको थोड़ा याद रहना चाहिए कि रेखीय आवेश घनत्व से हम क्या जानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या जानते हैं, लेमडा इज इक्वल होता है क्यू अपॉन क्या होता है, एल। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, एल को इधर ले आए तो क्यू बराबर आ जाएगा, यहीं से क्यू बराबर लेमडा एल। ठीक, तो ये भाई क्या है, लॉन्ग वायर है। तो लॉन्ग वायर पे चार्ज की इंटेंसिटी बोलता हूँ, डेंसिटी। तो क्यू बराबर लिखेंगे लेमडा एल, पूरे के अपॉन में आ जाएगा 2πr/l एप्सिलॉन नॉट। एल और एल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचा, ई बराबर लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग वायर, एक आवेशित
लॉन्ग आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गॉस थ्योरम के हेल्प से मिला है। और इंटेंसिटी इतना है, इंटेंसिटी कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका यूनिट होता है, यूनिट भी लिखना है हम लोगों को, न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, ओवरऑल हमने क्या 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 है, तो ये पृष्ठ को डिवाइड किए, 3 पृष्ठ को, है ना। सबसे पहले लॉन्ग वायर था, उससे किसी दूरी पर हम लोग को क्या करना है, पी क्षेत्र पर इंटेंसिटी पता करना है। ठीक है, तो किसके हेल्प से पता करना है, गॉस थ्योरम के हेल्प से पता करना है। तो गॉस थ्योरम पे लगता है भाई हमेशा क्या, एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने क्या किया, पी को घेरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना कर लिया, जिसकी त्रिज्या आर है और लंबाई कितना है, एल। ऊंचाई एल है, ऊंचाई बोल सकते हो, लंबाई कह सकते हो, एक ही है ना। और ये जो पूरा लॉन्ग वायर है उस पर चार्ज क्यों क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो उसके बाद फिर ये जो गॉसियन सरफेस बेलन है उनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अच्छा ये 3 भाग में बटा है, इसको देख लीजिएगा, 3 भाग में बटा है। तो कुल फ्लक्स तो S1 टू S3 ए तीनों से 3 पार्ट हुआ है, तो 3 भाग में बढ़ गया, यहाँ पे तीनों पोर्शन तीनों भाग में बढ़ गया। ठीक है, दो दो भाग नीचे और ऊपर, यानी कि नीचे वाला सर्कुलर, ऊपर वाला सर्कुलर प्लेन पोर्शन पर कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, है ना। सिर्फ किधर से फ्लक्स पास होगा, कर्व्ड पार्ट से, फ्लक्स पास होगा। तो इसी कारण यहाँ पे ये बचा है, बाकी दोनों जीरो हो गया। तो पाई ई बराबर इंटीग्रेशन S3 E ds 3 ये हो गया। ds 3 ये कर्व्ड पार्ट है, इसी कारण 2πr लगा दिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल E इंटू 2πr L। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे गॉस थ्योरम देखे, गॉस प्रमेय से जानते हैं फाई ई बराबर E अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने कंपेयर कर दिए। ठीक, कंपेयर किए तो यह आ जाएगा E इंटू 2πr L इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को नीचे ले लिए। क्यों नीचे लिए, क्योंकि हमको इंटेंसिटी पता करना है, तीव्रता पता करना है। ठीक, तो अब उसके बाद हम रेखीय आवेश घनत्व को सूत्र को याद रखना है। यही रेखीय आवेश घनत्व का ये जो चैप्टर है, यहीं पर बस यहीं पे यूज़ है, और आगे थोड़ा सा और यूज़ है। तो आपको रेखीय आवेश घनत्व इसी कारण आपको याद करना पड़ेगा। तो ये होता है लेमडा इज इक्वल क्यू अपॉन एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल। ठीक है, अब हम लोग क्यू का मान रख दिए लेमडा एल, एल और एल कट गया ऊपर नीचे, तो ई बराबर आया लेमडा अपॉन 2πr L एप्सिलॉन नॉट। और इसका यूनिट क्या होता है, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब आइए देखते हैं, हाँ नेक्स्ट, ये पहला अनुप्रयोग है। इसके बाद दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, एक अनंत लंबाई का समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला अनुप्रयोग है दूसरा, अनंत लंबाई के समतल चादर, अनंत लंबाई के आवेशित समतल चादर। ये चादर भी, ये सीट भी जो है वो क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। आवेशित समतल चादर के कारण, इसमें हमको 3 अनुप्रयोग पढ़ना है, 4 अनुप्रयोग पढ़ना है। अनंत समतल चादर के कारण तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट। मान लेते हैं हमारे पास एक समतल चादर है, चादर लेते हैं जिस पर ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे इसके केंद्र से बिंदु पी लिया, उसके बाद इसके दूसरे तरफ भी हम सीध में बिंदु आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं। पॉइंट पी, ठीक, आर दूरी पर है, ये वाली दूरी जो है आर है, यहाँ से आर दूरी पर हमने इसको ले लेते हैं पी डेस। एक है पी तो दूसरा पी डेस है। हम क्या करते हैं, इसको एक अक्ष मानते हुए, ये जो लाइन दोनों पी और पी डेस को पी और पी डेस को अक्ष मानते हुए किसी रेडियस का हम एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं, जिससे
लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना किए। माना हमारे पास एक समतल चादर कैपिटल एस है, आवेशित समतल क्यू आवेश वाला समतल चादर एस है, जिसके केंद्र से दोनों ओर आर दूरी पर पी और पी डैश बिंदु है, और पी डैश को अक्ष मानते हुए एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। इतना हमको लिखना रहेगा। अब इसमें जो तीव्रता है, तीव्रता काम करेगा पी की ओर, बिंदु पी की ओर, और इधर लेफ्ट साइड में काम करेगा दूसरे डायरेक्शन में इंटेंसिटी जो है पी डैश में, है ना। तो दोनों ओर काम करेगा, इधर भी काम करेगा इंटेंसिटी और इधर भी काम करेगा इंटेंसिटी, ठीक है। तो इतना है। अब हम क्या करते हैं, ये बेलन, ये गॉसियन सरफेस जो है फिर से 3 पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट में बढ़ता है? एक होता है ये पी की ओर, पी डैश की ओर, इसको मान लेते हैं S1। एक बढ़ता है इधर S2, एक बढ़ता है किधर, कर्व्ड पार्ट की ओर, ये मान लेते हैं S3। ठीक, तो 3 पोर्शन में ये जो बेलन है, गॉसियन सरफेस है, वो बटा हुआ है। ठीक है, आपको शुरू में इस डायग्राम का इंट्रो दे देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन के, या फिर लिख सकते हो गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ बांटा जा सकता है। पहला भाग है S1 का डायरेक्शन, S1 पृष्ठ का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की ओर है। ठीक, दूसरा S2 का डायरेक्शन राइट साइड की ओर है, S2 पृष्ठ का डायरेक्शन राइट साइड की ओर है। तीसरा है कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस अब हम देखेंगे कि बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण फ्लक्स, या हम लिख सकते हैं बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स। तो यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा। ठीक, फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पूरा सरफेस, कौन सा पूरा, इस वाला पृष्ठ पे, तो यह हो जाएगा ई वेक्टर डी एस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहीं पे यहाँ पे वेक्टर हटा करके हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, अब ये 3 भागों में बटा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ पे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी एस। अच्छा, जिधर की ओर ई है उधर ही डायरेक्शन में S1 भी है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ई और डी के मध्य एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस S2 के लिए ले रहे हैं, S2 भी उधर ही है, तो उस तरफ भी DS और E दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो यहाँ पे भी एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 प्लस S3 ES, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 कॉस, ऊपर की ओर है तो यहाँ पे S3 और E दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह में 90 अंश। फाई ई फ्लक्स बराबर, ये वाला तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इंटीग्रेशन DS1 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा E इंटीग्रेशन DS2 और ये हो जाएगा 0, ये वाला भाग 0 हो जाएगा। 0 को लिखने का मतलब नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा देखो DS1 और DS2 दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि एक लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन में है ना, समान लंबवृत्तीय बेलन में उसके बेस और टॉप दोनों के दोनों सेम रहता है। जितने रेडियस का ये रहेगा उतना ही रेडियस का ये भी रहेगा, तो दोनों रेडियस सेम हो जाएगा। इसी
कारण हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2e इंटीग्रेशन ऑफ डी, रख दो कोई से भी 1 2, ये हो जाएगा डी एस, दोनों बराबर ले लेते हैं लगभग ऐसे। अब उसके बाद ये फिर से बेलन है, ये फिर से बेलन के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e/ds, पूरा इंटीग्रेट हो गया। तो इतना रखे रहो फिलहाल, अभी जैसे हमने पिछले वाले में किए थे यहाँ पे वैसे ही करना नहीं है। पूरा इंटीग्रेट हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पूरा इंटीग्रेट हो गया, तो सरफेस एल एस ले लेते हैं, तो ये हो गया ई एस, इस पूरे सरफेस को ले लेते हैं। अब ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट पाई ई। दूसरा देखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का कंपेयर किया जाएगा, तो जैसे हमने पिछले में किए थे, इसका फॉर्मेट ही है, हर बार आपको इंटेंसिटी निकालना है, उसके बाद गॉस थ्योरम लगाओगे, यही इसका फॉर्मेट है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, 2e/s बराबर में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ठीक है, अब हमको तीव्रता पता करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E बराबर 2 और s उधर चला जाएगा, तो q अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। देखो अब ये क्या है, ये जो है एक समतल चादर है, समतल चादर यानी कि सरफेस है, तो सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज q। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि पर यूनिट पे डेंसिटी इसका कितना होगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे रेखीय आवेश लिए थे, यहाँ पे क्यों रेखीय आवेश लिए थे, क्योंकि पूरे रेखा पर फैला हुआ था, एक लॉन्ग वायर, लीनियर वायर था, उस पर पूरा फैला हुआ था। अब इसमें चार्ज पूरा कहाँ पे फैला हुआ है, सरफेस पे फैला हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यह होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एस, है ना, एस मीन्स सरफेस, सरफेस मीन्स पृष्ठ, तो क्यू इधर एस इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, क्यू बराबर सिग्मा एस, इतना होगा, ये हमको याद रखना है। तो यहाँ पे क्यू की जगह में क्या रखेंगे, क्यू की जगह में रखेंगे हम सिग्मा एस, ठीक, 2s कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा क्या, किसी समतल चादर के, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना आएगा। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा। थोड़ा से हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आवेशित अनंत लंबाई का एक आवेशित समतल चादर एस था, उसके दोनों ओर हमने क्या किया, आर दूरी, इसके केंद्र से दोनों ओर आर दूरी पर P और P डैश लिए। ठीक है, अब P और P डैश लिए, इसी P और P डैश को अक्ष मानते हुए हमने एक क्या किया, लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना किए, जो कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब ये गॉसियन पृष्ठ 3 भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन 3 भागों में बटेगा, S1 S2 S3, है ना, एक जो रहेगा इसके एक समतल की ओर वृत्तीय भाग की ओर, दूसरे वृत्तीय भाग की ओर, और एक हो गया क्या, वक्र पृष्ठ की ओर। तो तीनों डायरेक्शन में उसका वो जो लंबवृत्तीय बेलन है उसका डायरेक्शन होगा 3 दिशाओं में। ठीक, तो ये हो गया, है ना। अब उसके बाद देखते हैं कि इन तीनों भागों से या इस पूरे बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। तो कुल फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स, यहाँ पे लिख सकते हो संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, तो फाई ई बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक है, ये हमने क्या करा, इसको वेक्टर हटाया, फिर थीटा एंगल के फॉर्म में आ गया। ठीक, ये कहाँ से आता है, डेफिनेशन से आता है। तो अब ये 3 भागों में बटा हुआ है, एक S1 जो कि E और S के साथ जीरो एंगल बनाएगा,
और दूसरा H2 जो है E और H2 के मध्य एंगल बनेगा 0 डिग्री फिर से। और उसके बाद तीसरा पार्ट कर्व पार्ट जो है, अब यहाँ पे कर्व पार्ट डायरेक्शन ऊपर की ओर है और ई का डायरेक्शन लेफ्ट या राइट की ओर रहेगा, इधर लेफ्ट की ओर रहेगा, राइट की ओर रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला करके 90 बना रहा है। 90 बनाएगा तो कितना, थीटा की जगह में 90 डिग्री आ गया और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, दोनों बस बचेगा। और दोनों यहाँ पे दोनों का सरफेस सेम है, इसी कारण हमने दोनों को प्लस कर दिए, 2 इंटू इंटीग्रेशन डी एस। ठीक है, अब एस डी एस बोला जा रहा है तो यानी कि पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण फाई ई बराबर क्या है, वो क्या हुआ है, 2 एस हो, 2 ई एस, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे गॉस प्रमेय लेंगे। गॉस प्रमेय क्या बोलता है, गॉस प्रमेय बोलता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर कर दिए, दोनों कंपेयर के, लेफ्ट साइड में फाई ई है, राइट साइड में फाई, इधर भी लेफ्ट साइड में फाई कंपेयर हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 ES इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये दोनों उधर चला गया, 2S, तो ई का मान मिला, इंटेंसिटी मिला। अब उसके बाद ये पूरा जो चादर है वो क्या है, कोई पृष्ठ है, इसी कारण हमने क्या लेना है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है 2 Q/S आवेश बटे पृष्ठ, है ना। तो ये हो गया Q बराबर सिग्मा S हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया Q बराबर सिग्मा S, S और S कैंसिल हो गया, तो E बराबर आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे पास क्या है, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट है। ठीक, इसके पश्चात हम लोग आगे की जो और भी एप्लीकेशंस है, 2 एप्लीकेशन और बचा हुआ है, उसे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल।